प्रिय साथियों, राम राम। कल हमने वर्णमाला लिख के देख ली थी। कल का मतलब सॉरी, इससे पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला लिख के देख ली थी। और अब हमारा, चूंकि हमने वर्णमाला तो लिख ली थी, अब वर्ण के बारे में हमें पढ़ना है कि वर्ण क्या चीज है। ठीक है, देखो वर्णमाला मैंने बता दिया था आपको, अ से लेकर आज्ञा से ज्ञानी तक ये सब वर्णमाला है, जिसमें 52 वर्ण है। और इन 52 वर्णों में 52 वर्ण है, और इन 52 वर्णों में 11 स्वर भी बता दिए थे। ठीक है, अब चूंकि ये बात तो हो गई थी, तो इस बात को तो हम दोबारा करेंगे नहीं। अब वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है क्या है? वर्ण। ठीक है, और इन्हीं वर्णों के मेल से अक्षर भी बनता है। अब ये ए भी वर्ण है और कै भी वर्ण है, ख भी वर्ण है, च भी वर्ण है, लेकिन इन्हें हम अक्षर की श्रेणी में भी रखते हैं। वर्ण तो ये है ही, लेकिन इन्हें हम अक्षर की श्रेणी में भी रखते हैं। ठीक है, बोल लेंगे तो इसे भी वर्ण भी बोल लेंगे, अक्षर भी बोल लेंगे। अब चूंकि वर्ण क्या है, वर्ण बोला जाता है। ठीक है, वर्ण बोला जा, कैसे? इस बात को कैसे समझेंगे? इस बात को हम ऐसा समझेंगे, इस बात को हम ऐसा समझेंगे कि मान लो हमारे पास कोई शब्द है राम, ठीक है, या अनार। अगर मैं इसमें आपको कहूं कि इसमें अक्षर कितने हैं और वर्ण कितने हैं, तो यहां हमें स्पष्ट रूप से अंतर समझ में आएगा। कैसे? देखो, अक्षर है इसमें 2, रा और मैं। ठीक है, लेकिन वर्ण रै, नीचे हलंत लग जा तो इसका मतलब इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, प्लस आ, मैं, आधा और फिर अ। तो 1 2 3 और 4, 4 तो हैं वर्ण, लेकिन अक्षर कितने थे? 2। इसी प्रकार इसमें अक्षर देखें तो एक ए, ना और रे, 3 है, लेकिन वर्ण कितने हैं? ए, न, रे और ए। 1 2 3 4 और 5, 5 वर्ण है। ठीक है, तो यहां मुझे इतनी छोटी सी बात इस चीज ये समझ में आई कि स्वर तो, जो स्वर हैं, स्वर तो अपने आप में एक पूर्ण वर्ण है। मैं चाहता तो पहले वर्ण भी पढ़ा सकता था, वर्ण और अक्षर भी पढ़ा सकता था, लेकिन वो पूरी वर्णमाला इसीलिए लिख कर दिखाई। स्वर क्या है? वो अपने आप में एक पूर्ण वर्ण है या अक्षर है। ठीक है, लेकिन व्यंजन क्या है? ये अपूर्ण है। तो ये कैसे बनते हैं भैया? ये कोई भी वर्ण होगा और वर्ण के साथ में
स्वर जब तक नहीं जुड़ेगा तो तब तक ना तो ये बोले जा सकते और ना ही लिखे जा सकते। ना ये बोले जा सकते और ना ही ये सॉरी, बोले तो जा सके, ध्वनि तो हो इनकी, लेकिन लिखे नहीं जा सकते स्वतंत्र रूप से। ये शब्दों के बीच में तो आ जाएंगे, जैसे मम्मी बोलते हैं हम, ठीक है, तो ये मैं यहां लिखा तो गया, लेकिन इससे स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं पूरा का पूरा, तो यहां इतनी सी बात हमें सिर्फ समझनी है। यहां एक पहले वर्ण और अक्षर की बात करेंगे। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो लिखी जाती है। और यदि उच्चारित इकाई पूछ ले या बोली जाने वाली सबसे छोटी इकाई पूछ ले ध्वनि की, तो वो वर्ण है, यानी वर्ण को ध्वनि भी कहा जा। इतनी सी बात हमें समझनी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? लिखित इकाई वर्ण है और बोली जाने वाली ध्वनि है, यानी। अब दूसरी बात, एक सवाल आया हुआ है पहले कि दो वर्णों के मेल से बनने वाली सबसे छोटी इकाई, बनने वाले अक्षर को क्या कहा जाता है? दो वर्णों के मेल से, तो वो उसे क्या कहा जा? व्यंजन। व्यंजन क्यों कहा जाए वो मैंने तुम्हें बता दिया कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कोई भी वर्ण होगा प्लस स्वर होगा, ठीक है। इसलिए दो वर्णों के मेल से बनने वाला अक्षर किसे कहा जाए, या दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाए? व्यंजन कहा जाए। यहां तक समझ में आ गया? अब लिपि क्या है? लिपि जैसे हम क्या लिखते हैं, हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। तो लिपि क्या है? लिपि इन वर्णों को लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका है, ठीक है। जैसे पंजाबी की क्या लिपि है? गुरमुखी लिपि है। गुरमुखी लिपि है। तो जो देवनागरी लिपि में ए लिखा जाता है या क्या लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में ए लिखा जा, क्या लिखा जा, या ख खरगोश लिखा जा, या ज्ञा गमला लिखा जा, तो वो गुरमुखी लिपि में ऐसे ही थोड़ा ही लिखा जा, या उर्दू में ऐसे ही थोड़ा ही लिखा जा। ऐसा तो नहीं लिखा जाता ना। इसमें गुरमुखी लिपि में अलग तरीके से लिखा जाएगा, उर्दू की जो लिपि है उसमें अलग तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। उर्दू का मतलब अरबी से है, यहाँ जो ये वाली भाषा है, मेरे को लिखनी नहीं आती ये, ठीक है। तो ये वाली जो लिपि है इसमें अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ण को लिखने का जो तरीका होगा, जो हमारे पास सामने दृश्य होगा, वो लिपि कहलावेगा। और हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, ठीक है। अब इतनी सी बात, वर्ण तो समझ में आ गया। अब वर्ण से क्या बनेगा? वर्ण से बनेगा अक्षर।
अक्षर मैंने बना के दिखाया। वर्ण ए भी हो सके, आ भी हो सके, या क हो जाएगा, या च हो जाएगा, या त हो जाएगा। लेकिन जब अक्षर बनेगा तो ये ऐसे रीरी तक तो अक्षर है ही है, ऐसे रीरी तक और आगे अह तक तो अक्षर है ही है। लेकिन जब हम इसे कै को हमें अक्षर बनाना होगा तो हमें इसमें स्वर अ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये क बनेगा, क। वरना ये क था, ये क्या था, क। आधी आधा उच्चारण था ये आधा उच्चारण था। पूरी तरीके से अगर पूरा उच्चारण हमें लेना है तो हमें इसमें अ जोड़ना पड़ेगा। ये हमें प्रत्येक व्यंजन में जोड़ना पड़ेगा, प्रत्येक व्यंजन में स्वर जोड़ना पड़ेगा। जब तक हम प्रत्येक व्यंजन में स्वर को नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा अक्षर निकल के नहीं आएगा। अब अक्षर से क्या बनता है जी, अक्षर से बनता है शब्द, ठीक है। जैसे और भाषा की सार्थक इकाई भी शब्द ही है। अगर मैंने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, या ध्वनि है, या अक्षर है, ठीक है। या तो कहीं अक्षर होगा, ये दोनों नहीं होंगे। अगर या ये होगा, क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ लेना। अगर आ गया भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई, अगर आ गया उच्चारित इकाई, उच्चारित इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि। लिखित आ गया तो हो गया अक्षर। लेकिन अगर आ गया सार्थक, सार्थक इकाई, तो सार्थक इकाई हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। अब शब्द कैसे, भाई हमने लिख दिया कै या ख या ग या ए, इनका कोई अर्थ थोड़ा ही है, ये तो खाली वर्ण है। इनसे हमें शब्द बनाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ इसका अर्थ क्या है। अगर तुम कहीं ये ए लिख आओ, अगर जी ए लिख दिया इस बोर्ड में, बहुत सी फिल्मों में ऐसा हुआ, अब नाम का एक शब्द लिख के हीरो का बाप मर गया, ठीक है, या हीरो का रिश्तेदार मर गया, अब उससे वो ढूंढता फिर हो जाता। एक बार तूफान फिल्म थी, उस पर तख्ती लिए ढूंढता फिर हो जाता वो अमिताभ बच्चन। अगर जी यो इस तक क्या बनेगा, अब 1000 नाम है, किसका नाम लिख दे जी। तो हमें सार्थक इकाई बनाने के लिए इसे पूरा करना पड़ेगा, इसमें 2 या 2 से अधिक अक्षर जोड़ने पड़ेंगे। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से बनी एक इकाई जिसका अपना एक पूर्णतः अर्थ हो, वही शब्द कहलाता है। जैसे अमन लिख दिया, या अनार लिख दिया, या अनाज लिख दिया, या आना लिख दिया, या कबूतर लिख दिया, तो इसमें ये सब क्या है, ये अक्षर ही तो है। पहले वर्ण थे, फिर अक्षर बने, और अक्षरों को जोड़कर हमने क्या बना दिया भैया, शब्द बना दिया। तो ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या निकल कर आई हमारे पास, शब्द। एक क्वेश्चन था, मैं भी ढूंढ कर बता रहा, देखो। एक क्वेश्चन है इसमें, अभी वैसे तो वो स्वर में करना चाहिए,
लेकिन उसे वर्ण में करना भी इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चल जाएगा। हमने बताया कि वर्ण जोड़ने से अक्षर बन रहे, तो अब हमें देखो, मान लो मैंने शब्द लिखा ता, या ता छोड़ दो, लिखो था, ठीक है, या लिख दो अमीन। अब देखो यहां था के साथ में ए जुड़ा, वो सॉरी आ जुड़ गया, यहां मैं के साथ में ई जुड़ गया, तब जाकर के ये मी हुआ, ये तब जाकर के था बना। तो ये मात्रा स्वर है, ये इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मात्रा स्वर। मात्रा स्वर एक बड़े एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए यहां एक तो वर्ण और अक्षर का भेद भी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन टकरा जा, बाई चांस जब मान लो आया हुआ है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है टकराई जा, नंबर कम करने को या उलझाने को दे दे, तो इसमें पढ़ ले रहे, 2 मिनट का ही काम है। ये क्या है? मात्रा स्वर। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं समरूप। समरूप त्रिभुज सुना या ग्राफिम? क्यों है? क्योंकि यहां आ के इक्वल में आ की मात्रा है, पूरा आ नहीं लिखा हमने इसके साथ में, इस था के साथ में पूरा आ कतई नहीं लिखा, यहां इसकी मात्रा लिखी है हमने। ऐसे ही मैं के साथ में इसकी मात्रा लिखी है हमने, हमने पूरा स्वर कतई नहीं लिखा। तो इस पूरे स्वर को ना लिखना ही मात्रा स्वर है, और इस मात्रा स्वर को हम क्या कहें? समरूप या ग्राफिम। इसका मतलब यह आ के समरूप है या मात्रा, या बड़ी ई के समरूप है या मात्रा, समरूप या ग्राफिम। जिन बच्चों पे 10वीं में मैथ होगा या 10वीं में गणित होगा, 8वीं में भी हो शायद, अब पता नहीं मुझे अब के सिलेबस में है या नहीं, लेकिन हमारे पास तो 8वीं में भी था, तो 8वीं के सिलेबस में या 10वीं तक के भी सिलेबस में था, समरूप त्रिभुज करके एक चैप्टर था। त्रिभुज में कुछ क्वेश्चन समरूप त्रिभुज के भी थे। वहां 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हुआ करते थे, और उसमें कोई ना कोई 1-2 भुजा उनकी बराबर हुआ करती थी, समानांतर हुआ करती थी। तो यही फार्मूला है, यहाँ यही सिद्धांत देख लेंगे, बस वहां से जोड़कर यहां इस सिद्धांत को कनेक्ट कर लेंगे कि आ के समरूप है या मात्रा, यहां बड़ी ई के समरूप है या मात्रा। ठीक है। हिंदी में अक्सर कर अब उलझाने के लिए ये देखो, पहले कोई और कुछ अब ये भाषा की सार्थक इकाई तक आ गए हम, शब्द तक। अब इससे आगे शब्द जो है वो पद में बदलेगा, फिर पदबंध में बदलेगा, और फिर वाक्य में बदलेगा। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। इसे हम बाद में देखेंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे, अभी हम इसे नहीं देखते। तो मैं क्या कहता, हिंदी में अक्सर कर अब उलझाने के लिए देने लगे कि जी इसका अर्थ बताओ, या किस उससे बना, किस धातु से बना हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पिछले कई एग्जाम में देखने को मिले। तो ये जो भाषा शब्द है ना, ये संस्कृत की भाष धातु से बना है, भाष धातु से। अब धातु भी आप कुछ बच्चे जो नए होंगे वो सोच रहे होंगे कि धातु क्या चीज है। धातु क्रिया का सबसे मूल रूप है। ये जब हम क्रिया पढ़ेंगे तो तब देखेंगे। इसे बस ऐसा समझ लो जैसे आदमी पहला बंदर था, बंदर तो आदि मानव हुआ,
आदि मानव था, फिर वो और आगे को बढ़ता चला गया, फिर वो धीरे धीरे होमो सैपियंस हो गया, फिर वो आज का मानव हो गया। तो ये धातु है। तो आदमी की धातु क्या है? बंदर। तो इसी प्रकार धातु सबसे मूल रूप है क्रिया का, ठीक है, या किसी भी शब्द का। अधिकतर तो क्रिया से ही जोड़ा जाता है धातु को। तो ये जो भाष शब्द है इसका अर्थ होता है बोलना, बोलना या वाणी, ठीक है, या भाषण। भाई हम कह दे ना गांव में, अब भाषण मत दे भाई, मतलब ज्यादा मत बोल रहा है। जो आदमी ज्यादा बोल रहा है या ज्यादा कुछ बोलता रहेगा, चुप होता ही नहीं, उसे ही कहा जा अब भाषण मत दे, हम जाना है तेरी, ठीक है। तो बोलना, वाणी या भाषण, इस तरीके से इसका ये अर्थ है भाष धातु का। और यहीं से इस भाषा शब्द को लिया गया। और जब भाषा शब्द को लिया गया तो मैंने क्या बताया था, भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई या बोली जाने वाली इकाई क्या थी? वर्ण थी। तो भाषा क्या थी? बोली जा रही थी, तो बोली की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वर्ण थी। लिखित होगी तो अक्षर होगी, सार्थक होगी तो शब्द होगी। वर्ण के बारे में इतना ही पढ़ेंगे और बाकी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। दूसरा, कोई भी चीज समझ में ना आवे या बाय चांस मुझसे बोलते हुए कुछ गलती हो जाए या कोई आपको लगे कि यहाँ ये परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सको, और नहीं तो इस चैनल पे ही मेरा नंबर भी पड़ा हुआ है और उस पर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सको कि भाई यह गलती होगी या इस तरीके से ये चीज समझ में नहीं आई। ये नंबर है मेरा 8273468357, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत पहले इस चीज को बताया कि विशेषज्ञ कोई नहीं होता, सभी अपने विषय में सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। और मानव की तो प्रकृति है गलती करना, तो आदमी कभी परफेक्ट नहीं हो पाता। मैं इस चीज को कब मानता नहीं बिल्कुल भी। वो परफेक्शन की तरफ बढ़ता चला जाता है, और दूसरे आदमी को, मान लो मैं कम जानूं, कोई मेरे से ज्यादा जानता होगा किसी भी चीज में, इसे छोड़ दो, किसी भी चीज में, मान लो ये कलम है, अगर ये मैं इसे ऐसे, सब चीज इधर से खुला है, ठीक है, लेकिन ये खुलता है उल्टी साइड से, है ना, ये खुलता है उल्टी साइड से, सब चीज इधर से खुलती है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये खुलता है क्लॉकवाइज, इसे ये उल्टा खुला है। तो जो मेरे से पहले जानता होगा कि ये उल्टा खुला है और वो मेरे सामने खोल दे, तो मैं उसे क्या कहूंगा, आप तो भैया इस चीज में परफेक्ट हो। तो ये परफेक्ट शब्द वही है, वरना आज तक मैं नहीं मानता कि जीवन में कोई भी आदमी परफेक्ट हो पाया, ठीक है। जब बड़े बड़े विद्वान परफेक्ट नहीं हो पाए, 16-17 भाषाओं के ज्ञाता, एक्चुअल में तो मेरे भी ध्यान नहीं, पर इतनी ही थी मेरे हिसाब से, लमसम 20 के आसपास थी या 20 प्लस थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वान जो इतने ज्ञानी आदमी थे, वो परफेक्ट नहीं हो पाए। बड़े बड़े साधु संतों ने अपने आप को परफेक्ट नहीं कहा। तो कोई आदमी कैसे परफेक्ट हो सके उसमें, चाहे विवेकानंद जी हो, विवेकानंद जी भी आजीवन सीखते रहे, विद्यार्थी जीवन जीते रहे, और बाबा साहब ने तो ये तक कह दिया कि हमें आजीवन विद्यार्थी जीवन जीना चाहिए। संत भी हमेशा सीखता है, ऋषि महर्षि हमेशा तपस्या करते रहे, कभी वो अपनी तपस्याओं को नहीं रोकते, बढ़ते चले जा, अब ये, अब वो, अब वो, अब वो, अब वो। डॉक्टर भी ऐसे ही करते हैं, आजीवन कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, वकील ऐसे ही करें, कभी कोई वकील अपने आप को परफेक्ट नहीं करता, वो प्रैक्टिशनरी लिखता है, डॉक्टर भी प्रैक्टिशनरी लिखता है। तो हम सब क्या है, प्रैक्टिशनर हैं। हम कैसे परफेक्ट हो सके? हम सब भी प्रैक्टिशनर हैं। कोई छोटे लेवल पे प्रैक्टिस कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे प्रैक्टिस कर रहा है, और प्रैक्टिस करते रहोगे तो महारत हासिल हो ना हो, रथ तो हासिल हो ही जाएगा, बस यही है। और कोई कितना भी बड़ा योद्धा हो, मैंने बताया था, अगर एक दिन नहीं चला तो वो बेकार है। इसी तरीके से आप चाहे कितने ही बड़े ज्ञानी हो, भाई आपको लग रहा है कि आप यूपीएससी क्रैक कर सको, या आपको लग रहा है आप दुनिया के सर्वोच्च पद पर बैठकर
दुनिया चला सको, या आपको लग रहा हो आप एक महान साइंटिस्ट बना सको, लेकिन अगर आपका रॉकेट फेल हो जाए और आपका रॉकेट बने ही ना पूरी जिंदगी में, और पूरी जिंदगी में आप कुछ ना कर पाओ, आप एक एग्जाम ना क्रैक कर पाओ, तो आप अपने आसपास के परिवेश के लिए बिल्कुल बेकार हो, चाहे आप कितने भी होशियार हो। यह बात मेरी लिख लो, ठीक है। होशियार का ठप्पा आज उसी पे है जिसके पास रोजगार है, बस। अब चाहे वो 3 नंबर लाकर रोजगार लगाया हो, चाहे 300 लाकर लगाया हो, बस। भाई मान लो किसी भर्ती की मेरिट 60 गई, या किसी भर्ती की मेरिट 30 गई, तो 30 वाला भी उसी भर्ती का पात्र है जिस भर्ती का पात्र वो 80 वाला है उसी भर्ती में। तो 80 और 30 वाला हो गया ना इक्वल। और किसी का बेचारे का वो बहुत होशियार था, लेकिन उस दिन उसके 29.5 नंबर आए, तो खराब हो गया, चाहे वो कितना ही होशियार था। या उसकी सीट फट जा, अब सीट में थे तो 80 सही, लेकिन सीट फट गई तो खराब हो गया ना। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।